राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर सुभाष घई। जली को आग कहते हैं। सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है। हम दर्द बेचते हैं, खरीदते नहीं है। सुभाष घई, जाने माने लेखक, निर्माता और निर्देशक सुभाष घई का जन्म यूं तो नागपुर में हुआ, लेकिन वो पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में पले बढ़े। डॉक्टर डैन को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है। फर्स्ट टाइम। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? बचपन से ही पढ़ने लिखने के शौक ने उनका सांस्कृतिक संसार बहुत समृद्ध किया और उन्हें सामाजिक व्यवहार और व्यक्तित्वों की समझ दी। सुभाष घई ने 1975 में FTII से अभिनय और निर्देशन सीखा, जहां मणि कौल, कुमार शाहनी, जानू बरुआ और अडूर गोपालकृष्णन जैसे उनके सहपाठी थे और ऋत्विक घटक उनके गुरु। FTI से पढ़ाई पूरी करके सुभाष घई मुंबई पहुंचे ताकि अपने लेखकीय हुनर से मुंबई में पैर जमा सकें। इसी शुरुआती जद्दोजहद में सुभाष घई को तकदीर, आराधना और उमंग जैसी कुछ फिल्मों में बतौर अभिनेता मौके मिले, लेकिन अभिनय में स्वाभाविक रुझान न होने से सुभाष घई लिखने और निर्देशन की तरफ ही बढ़ते रहे। यही है वो लड़का। नहीं आंटी, ये नहीं है। प्रकाश जी, वो नहीं आए? जब मैं आ गया हूँ तो वो भी जरूर आएंगे। पहले प्रकाश आता है, फिर सूरज निकलता है। अरे ओ कैप्टन जूनियर साहब, आप सुबह से हैं कहाँ? यहाँ हम गधों की तरह जुटे पड़े हैं। आप पर क्लब का कोई हक नहीं। हक तो है सुभाष साहब, लेकिन मुझे क्लब से ज्यादा और भी इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है हजूर, लेकिन नीचे तो आइए, आपकी प्यारी डोली भी आई हुई है। सुभाष घई ने अपने 3 दशकों से ज्यादा समय में 19 फिल्में बनाई हैं, जिनमें से उनके मुताबिक 14 कामयाब फिल्में रही हैं। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। फिल्म निर्माण के अलावा सुभाष घई फिल्म शिक्षा की ओर भी आकर्षित हुए और उनका बनाया फिल्म संस्थान मुंबई में फिल्म के विभिन्न पक्षों के शिक्षण प्रशिक्षण का काम करता है।
ला 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 सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अगले 5-7 मिनट में हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रोक्स में ये समझने की कोशिश करेंगे कि सुभाष घई किस तरह फिल्मों की दुनिया तक पहुँचे, ख़ासतौर पर FTI तक कैसे पहुँचे, कहाँ पैदा हुए, किस तरह का घर था, क्या उनको घर में इस तरह का सपोर्ट मिला या किस तरह का विरोध हुआ, वो फॉर्मेटिव ईयर्स कौन से थे जो सुभाष घई को अगर FTI ना लाते तो कहीं और ले जाते। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सुभाष घई जिस घर में पैदा हुआ उस घर के दूर दूर तक भी कोई आर्टिस्ट नहीं था। दूर दूर तक भी कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि इस घर में से एक बच्चा ऐसा भी पैदा होगा जो सिनेमा जगत में एक अपना आर्टिस्ट बन के आएगा। उसकी वजह ये कि पिताजी मेरे डॉक्टर थे, डेंटल सर्जन, और दादा और जितने चाचा थे वो सभी कोई IAF ऑफिसर, कोई इंजीनियर्स, इस तरह के लोग थे वो। और मेरा जन्म नाना के यहाँ हुआ जो नागपुर में थे, लॉयर थे, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ और मैं नाना के यहाँ 7 साल तक रहा और वहाँ बिशप स्कूल में पढ़ा मैं। लेकिन वो 7 साल का जो जीवन है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर नागपुर में कि मेरी जो मौसी थी वो सितार बजाती थी और नाना लॉयर थे। शिक्षित परिवार था। मेरी मदर भी जो थी ग्रेजुएट थी 1942 की। लेकिन वहाँ पर जब आर्य समाज का भजन होता था तो मुझे याद है कि मैं 2 साल का था या 2.5-3 साल का होऊंगा। तो जहाँ हम रहते थे तो पड़ोस में ही वो भजन बजते थे, तो मुझे हमेशा मन करता था कि वहाँ जाऊँ। तो जैसे हमारी नानी अगर घई पहुँची तो मैं साथ साथ जाना ही चाहिए मुझे। और वहाँ जाकर मैं भजन जो चलते थे तो मैं जो तबले वाला था उसके पास जाकर बैठ जाता था और मैं देखता था कि ये 2 उंगलियों से कैसे बजाता है, और जो गा रहा था तो उसकी तरफ मैं चेहरा देखता रहता था कि कैसे गाता है, ये बाजा हारमोनियम कैसे बजता है। तो मेरे घर वाले बहुत हंसते थे कि अगर 3 साल का बच्चा ये उधर ही आके बैठता है, वो क्या हवन हो रहा है, क्या पूजा हो रही है, जाने दीजिए उसको। तो आप समझ लीजिए कि एक शिशु के नाते वहाँ मेरा जन्म, संगीत से मेरा प्रेम हुआ। और वैल्यूज़ की एक फैमिली थी, वर्चूज़ की फैमिली थी ऐसी। तो 7 साल के बाद मैं वहाँ पर से, जब मुझे पिताजी पाकिस्तान से दिल्ली में आए तो उस वक़्त तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया अपनी दुकान को, एक क्लिनिक खोला चांदनी चौक में। तो आप कह सकते हैं कि सुभाष घई जो है दिल्ली 6 का ही बंदा है, क्योंकि 7 साल से 17 साल तक मैं दिल्ली में रहा। अब दिल्ली चांदनी चौक जो आपको मालूम है कि क्या है, तो वहाँ मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी सबसे ज़्यादा कि वहाँ सब तरह के लोग थे, रईस भी, नवाब भी, गरीब भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, रोते भी थे, साथ में भी रहते थे। और हम बच्चे तो खेलते ही रहते थे, हम यही देखते रहते थे कि ये लड़ते क्यों हैं, फिर फेस्टिवल में भी आ जाते हैं। तो मेरी एक क्यूरियोसिटी जो है लोगों को जानने की बड़ी होती थी कि ये बंदा क्या कह रहा है। इवन रिलीजन के बारे में भी मैं अपनी माँ से बहुत सवाल करता था कि ये भगवान कौन है, ये शिव जी कौन है, इनके गले में सांप क्यों है, क्या शिव जी को अमेरिका जानता है या नहीं जानता है। इस तरह के उठपटांग जो कि बड़े लोग कहते हैं कि चुप रह, बहुत बोलते हो तुम आजकल। मेरी नेचर में था कि मैं एक एक्सप्लोरर था। एक चीज़ को आपने मुझे कहा और मैंने उसको बिलीव किया, लेकिन वो बिलीव जो है मेरी ज़िंदगी भर के लिए नहीं होगा, वो फिर आगे जाके बढ़ेगा। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा समझाता हूँ कि डू नॉट बी बिलीवर बट ए सीकर। इफ़ यू वांट टू रियली राइज अबव ए नॉर्मल मैन एंड वांट टू बिकम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, यू शुड बिकम ए सीकर, एक्सप्लोरर। जो सामने दिखाई रहा है उसके पीछे क्या है या उससे ऊपर क्या है। हम लोग फॉलोअर्स बन जाते हैं, भेड़ चाल जिसे कहते हैं। लीडर बनने के लिए आगे कुछ भी नहीं होता है,
आप अपना रास्ता ढूंढते हैं, वो मेरे नेचर में थी। पढ़ाई मैं सनातन धर्म हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, दिल्ली 6 में, अजमेरी गेट में। और मुझे मालूम है कि मुझे 5th स्टैंडर्ड में मेरी माँ ने कहा कि गीता पढ़ो, तो मैंने गीता पढ़ी। और स्कूल में कुछ टीचर ने कहा कि गीता के मॉरल्स बताइए, 10-12 मॉरल्स क्या हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि तुम गीता पढ़ो। अब गीता मैं से पढ़ी नहीं जाती थी कि 18 अध्याय कैसे पढ़ूँ, तो इसके मॉरल जानने के लिए मुझे पूरी पढ़नी पड़ी। तो मैं क्या करता था कि उसकी जो कथा थी, कहानी, तो कहानियाँ पढ़ लेता था, हे संजय, उससे मैं मॉरल समझ जाता था कि गीता में लिखा क्या है। और जाके मैं फिर फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया सब मॉरल बताने में। क्लास में मैं स्टैंड, आई थिंक आई वाज 10 years old, सब कुछ बता दिया। तो वहाँ से मेरी कहानियों के बारे में रुचि हुई। जो कथाएं, फिर चित्रकथा हो या चंदा मामा हो या ये हो, स्टोरीज जानने के लिए मुझे बहुत उत्सुकता हुई। मेरे परिवार में, मेरे पड़ोस में जो भी लोग थे, उनकी कहानियाँ सुनता रहता था मैं। इनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, ऐसा कैसे बर्ताव हो रहा है, वो कहानियों से जोड़ता रहता था। तो मैं आपको एक बात बहुत अहम बता देना चाहता हूँ यहाँ, कि जब मैं 10 साल का था तो मेरे पिताजी माताजी का डाइवोर्स हो गया, लेकिन मैं पिताजी के पास रहा दिल्ली में ही। लेकिन मुझे कहानियों में बहुत रुचि थी। तो आप मानेंगे कि मैं कम आई थिंक 7th स्टैंडर्ड से लेके 11th स्टैंडर्ड तक 4 साल रोज़ एक नावल पढ़ता था। वो दिल्ली स्टेशन है, उसमें रेलवे स्टेशन में एक स्टॉल होता है किताबों का, व्हीलर्स बुक शॉप। जी हाँ, व्हीलर्स वर्कशॉप। तो वो 4 आने में किराए पे मिलती थी। वो मैं ख़रीदता, पूरा दिन पढ़ता और वापस दे देता। मेरी माँ समझती कि मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ। और उसमें मंटो भी पढ़ा, शरदचंद्र भी पढ़े, बंकिम चंद्र भी पढ़ा। फिर मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का मेंबर बना। फिर वहाँ मैंने चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, कई काव्य पढ़े। मुझे मालूम नहीं कि मुझे संसार के कहानियों में बहुत रुचि हुई कि इंसान कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। और वो कहानियों की वजह से ही हूँ मैं आज जो आपके सामने जी। और वो कहानियाँ मैंने ना पढ़ी होती तो शायद मैं लेखक नहीं बन पाता। लेकिन जो भी मेरी ज़िंदगी में क्राइसिस थे मेरी परिवार की तरफ से, माँ बाप का ना होना एक बच्चे के लिए 10 साल की उम्र में, पिताजी वैसे भी बात नहीं करते थे उन दिनों में, और माँ दूर चली गई थी नाना के पास। सिर्फ पोस्टर रिलेशनशिप था मेरा उनके साथ, चिट्ठियों से। घर में कितने भाई बहन हैं? एक छोटा भाई था, एक छोटी बहन थी। आप बड़े सबसे? मैं बड़ा था। तो उनको भी मैं पिता की तरह ही संभालता था, भले मैं 14 साल का था, वो 10 साल के थे। लेकिन आप लोगों का आर्थिक खर्च तो पिता उठा ही रहा। हाँ, पिता उठा रहे थे। आर्थिक और शिक्षा का पूरा खर्चा हमारे पिता ने उठाया। बहुत प्रिंसिपल आदमी थे। उन दोनों की नहीं बनेगी, वो दोनों अलग अलग बात है। माँ इक्वल राइट्स की थी, फादर शॉविनिस्ट थे। तो बस बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है ना। तो उस वक़्त जब मैं लेकिन जितने भी जो एकांत था मेरा, सॉलिट्यूड था, अकेलापन था, मैं समझता हूँ कि कभी कभी पेरेंट्स का प्रोटेक्शन बच्चों के लिए हानिकारक होता है। मैं आज आपको बिल्कुल ये बात हम लोग अभी कर ही रहे थे। जी जी, मैं ब्लेस समझता हूँ कि मुझे पेरेंट्स का प्रोटेक्शन नहीं मिला, क्योंकि पेरेंट्स के प्रोटेक्शन में हम लोग उसी का एक निर्भरता हो क्या जाती बोलते है। हैं, नहीं, उनका एक नमूना बन के रह जाते हैं, क्लोन बनते हैं उनका। क्योंकि माता पिता की बड़ी इच्छा कि पिताजी की तरह बनेगा, बाप दादा की तरह रहेगा। भाई क्यों बाप दादा की रहें? वो खुद क्यों नहीं बड़ा बन सकता? खुद उसको अपना एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व बनाने दो। लेकिन हमारे भारत में है परिवार में कि बस जो परिवार ने कहा है वही होना चाहिए बच्चा। इसलिए हम क्लोन पे क्लोन जनरेशन से हम लोग चल रहे हैं, ऐसे होता है। और मैं भाग्यशाली था कि मेरे माँ चली गई और पिताजी बात नहीं करते थे। मैं अकेला पढ़ता था। मेरा संपर्क दुनिया से कहानियों के द्वारा हुआ, समाज के द्वारा हुआ। एक बात अच्छी थी कि मैं हमेशा हंसता रहता था, कॉमेडी भी करता था, ड्रामा भी करता था, डांस भी करता था। तो स्कूल में मैं जो कल्चरल प्रोग्राम होते थे उनमें भाग भी लेता था। तो थोड़ा सा लाइकेबल बॉय था मैं इसी से। और उसने मुझे काफ़ी शक्ति दी, एक आंतरिक शक्ति दी मैं कहूँगा। और फिलॉसफी भी मैं कभी कभी सोचता था।
उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे हॉस्टल में भेज दिया वैश्य कॉलेज रोहतक में बीकॉम करने के लिए। अच्छा। तो मैं वैश्य कॉलेज से रोहतक से मैंने बीकॉम किया और वहाँ मैं 4 साल रहा। पर उन 4 सालों में जो पूरा हॉस्टल था, एक वीराने जगह में था उसका, मैं 4 साल उस हॉस्टल में ही रहा। मैं 2 महीने की छुट्टियों में भी घर नहीं आता था, या कभी माँ से मिलने चला गया। लेकिन वो हॉस्टल में आके मैंने लिखना शुरू किया मैंने कल्चरल प्रोग्राम शुरू किए, मैंने दोस्तों को बुलाया, मैंने एक 3 आर्ट्स क्लब बनाया, किसी को सिंगिंग का, किसी को डांसिंग का। तो उस 4 साल जो कॉलेज में रहा, मैं नाटक, नृत्य, संगीत, इन तीनों दिशा की तरफ गया। और फिर मैंने स्टेज प्लेस लिखने शुरू किए, एक्टिंग शुरू की, गाना शुरू किया, कोरियोग्राफी शुरू की। और अपने कॉलेज को 4 साल 3 साल तक मैं उनको ट्रॉफी जिताता रहा। रोहतक के इस कॉलेज में कोई तो आपके मेंटोर या कोई टीचर ऐसे होंगे जो इन सब चीज़ों को जी प्रोत्साहन दे? हमारे प्रिंसिपल जो थे गुप्ता जी, HL गुप्ता नाम था उनका, और सक्सेना साहब थे। वो बहुत ही मतलब मुझसे प्यार करते थे और वो देख सकते थे कि ये लड़का क्या चाहता है। तो बल्कि मैं फेल भी हो जाता था या होता ना ग्रेस मार्क्स, तो भी मुझे मिल जाते थे, क्योंकि भाई इतनी ट्रॉफीज़ लेकर आया है बच्चा, और हमेशा मुझे साथ देते थे वो। और जो भी मैं चीज़ चाहता था कि ये चाहिए प्रिंसिपल साहब, ये चाहिए, तो दे देते थे। दे इनकरेज भी, गुप्ता जी नाम था उनका, मुझे याद है। लेकिन मैं अभी इसलिए कहानी बता रहा हूँ आपको कि आपको पता लगेगा आगे जाके ये क्या चीज़ें काम आती हैं। जी। कि मेरे पिताजी का ये था कि आर्ट नो, गाना नो। गाना गाने का मतलब काम करते हो। आपने देखा होगा, मैंने कर्ज में डायलॉग लिखा था जिसमें प्राण साहब लड़के को पूछते हैं, ऋषि कपूर को, कि काम क्या करते हो? तो उसने कहा जी मैं गाना गाता हूँ। तो गाना तो मैं भी गाता हूँ, काम क्या करते हो? तो उस वक्त प्रोफेशन नहीं था। तो पिताजी का था कि भाई तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, बस उनकी सफलता उसी में थी। और मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी बनना नहीं था। तो जब माँ बाप आपको फोर्स करते हैं, आपका मन नहीं लगता है। तो ये स्कूल की एजुकेशन और कॉलेज की एजुकेशन मैंने तब जाना कि मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल थी। मुझे ये 6 सवाल क्यों पूछते हैं साल में? ये 6 सवालों के लिए मुझे पूरा साल पढ़ना पड़ेगा? मुझे हर दिन क्यों नहीं पूछते? हर हफ्ते क्यों नहीं पूछते? जब टीचर आता है वो तो खुद ही बोलता है, मुझसे तो कोई सवाल ही नहीं करता। वो तो पूछता भी नहीं समझ आया कि नहीं आया। एक आया, टीचर ने पढ़ाया, 25 बच्चों ने सुना, वो चला गया। पीरियड बोलते हैं उसको। फिर रट लो। फिर मैं क्या करता था? मैं ये करता था कि एक स्टूडियो लड़के को लास्ट महीने पकड़ता था एग्ज़ाम से पहले, भैया बता दे 12 क्वेश्चन कौन से आने, मैं रट लूँगा। रट के 5-6 का जवाब दे दिया, पास हो गया। तो शिक्षा का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं था। मेरी शिक्षा थी कहानियों में, मेरी शिक्षा थी किताबें में, किताबें पढ़ने का शौक़ था। और उससे मेरी जो है आंतरिक जो है एक शक्ति बढ़ी। अब कहानी का ट्विस्ट यहाँ से आता है कि जब मैंने बीकॉम पास आए, उससे पहले बताइए कि ये जो घई लोग हैं ये कहाँ के होते हैं? मतलब आप खुद ये पंजाब के हैं, सब जेलम के थे, पाकिस्तान से। मतलब आपके भी फोरफादर्स कहीं उधर से पार्टीशन से? हमारे फादर जो थे वो कलेक्टर्स थे जेलम साइड में, डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पर। तो कुछ लोग पेशावर से थे, कुछ जेलम में थे, कुछ लाहौर में थे। तो ये सब 6 भाई थे, अलग अलग थे। तो पंजाबी फैमिली आप कह लीजिए, वही है। हाँ, तो ट्विस्ट। हाँ, तो जो ट्विस्ट आया हमारी कहानी में वो ये आया कि बीकॉम तो मैंने कर ली। अब मुझे मालूम था कि मेरे पिताजी जो हैं वो मुझे सीधा चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भेज देंगे। और मेरी शायद कंपार्टमेंट आई थी, लेकिन 3 महीने बाद पास कर लूँगा, ये हो गया। तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने क्लिनिक में और कहा कि मैंने आपकी नियुक्ति कर दी है, वो PA खन्ना कनॉट प्लेस में हैं, उनके यहाँ जाइए और 1 साल आप ट्रेनिंग लीजिए। बात हो गई है मेरी। तो मैं उदास हो गया। तो मेरे पिताजी ने बोला क्यों उदास हो? मैं जी मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना। क्या बनना? मैं जी मूवीज़ में जाना है, मुझे बॉम्बे जाना है। तो कहने लगे बॉम्बे किसी को जानते हो? मैं जी नहीं जानता। कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? नहीं। फिर क्या करोगे? बॉम्बे जा क्या करोगे? फिर थोड़ी देर देखा, उन्होंने मुस्कुराए। उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, और उस पर लिखा था FTI इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड राइटर्स।
मैंने जब देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्या किया उन्होंने। तब उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरे प्रिंसिपल थे गुप्ता जी, वो उनको पार्टी में मिले थे थोड़ी दिन पहले, और उन्होंने उसको पार्टी में कहा कि डॉक्टर साहब आपका बेटा फिल्म के लिए जाएगा, बहुत कामयाब होगा, उसके अंदर बहुत सी कलाएँ हैं और उसका पैशन भी है उसमें, आप उसको वहाँ भेजिए। वो पढ़ने वढ़ने या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला नहीं है, मैंने पास करवा दिया उसको, ठीक है। तब मेरे पिताजी ने सोचा, और जो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका और ट्विस्ट था, और वहाँ से मैं वहाँ FTI आया, और FTI में मैंने डायरेक्शन और एक्टिंग के लिए अप्लाई किया था लेकिन BR चोपड़ा साहब थे हमारे एग्ज़ामिनर, तो उन्होंने जब मेरी परफॉर्मेंस देखी तो कहने लगे भाई तुम एक्टर बन जाओ, तुम अच्छी एक्टिंग करते हो। तो मुझे यह था भी किसी तरह से एडमिशन मिल जाए। फिल्म की डायरेक्शन तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने स्टेज की थी, सिनेमा में कैसे होगा मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने एज एन एक्टर वहाँ कोर्स ज्वाइन कर लिया, और वो 2 साल के दौरान में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ सब बच्चों से भी, सबसे, कि जब आप सीखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक जगह चाहिए होती है, लोग नहीं चाहिए होते। वो FTI मेरे लिए वो जगह थी जिसमें मैंने एक्टिंग की कोर्स किया, लेकिन सीखा मैंने क्या, डायरेक्शन। मैंने दूसरे कोर्सेज ज़्यादा सीखे। एक्टिंग तो है, कर लेंगे, टीचर बता रहे हैं चलो ये प्रैक्टिस है, अभ्यास है, कर लेंगे, लेकिन साउंड क्या होती है, एडिटिंग क्या होती है, फिल्म एप्रिसिएशन क्या होता है, फिल्में कैसे बनाई जाती हैं, स्टोरी राइटिंग कैसी होती है सिनेमा की, ये सब चीज़ें मैंने अटेंड करता था जितने भी गेस्ट लेक्चर आते थे। और मैं भाग्यशाली था कि हमारे जो मेरे असली गुरु थे उनका नाम था ऋत्विक घटक। तो ऋत्विक घटक उन दिनों में वाइस प्रिंसिपल थे, और मैं उनका चहेता शिष्य बन गया। पाँव हाथ लगा लिए मैंने, बस। फिर उनसे सीखना शुरू किया, उनकी फिल्में देखी, बंगाल सिनेमा देखा, फ्रेंच सिनेमा देखा, दुनिया का सिनेमा देखा, समझ आना शुरू हुआ। तो आप समझिए कि जो एक सुभाष के डायरेक्टर हैं वो FTI में भी पैदा हो चुका था। मैं समझता था कि एक्टिंग जो शुरू से, जब मैं स्टेज डायरेक्टर भी था, तो एक्टिंग जो है वो एक किसी भी प्ले का एक पार्ट है, लेकिन लिखा किसने है? व्यास ने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है ना? उनके नाम है ना, एक्टर के नाम है आपके पास, हजारों प्लेज हुए होंगे, लेखक का नाम तो हमेशा रहता है। तो मुझे था एक्टिंग से भी ज़्यादा कि इसकी कहानी लिखी जाए और इसको डायरेक्ट किया जाए। तो वो 2 साल का जो मेरा एटमॉस्फेयर था, वो मैं अपने दृष्टिकोण से, थिंकिंग बियॉन्ड द ऑब्वियस, मैंने वहाँ सीखा, और वहाँ से फिर मैं मुंबई आया। हाँ, मुंबई आए तो उसके बाद क्या हुआ, ये ज़रूर आपसे अभी जानेंगे। आपकी कहानी में मुझे ये दिख रहा है कि जो बचपन से ही पढ़ने लिखने ने आपके अंदर कहानियों के प्रति जो रुचि जगाई, और फिर रोहतक पहुंचने के बाद ड्रामा, म्यूज़िक, एक्टिंग, आपको अपना रास्ता बहुत साफ साफ दिख रहा था। और ये बहुत शायद कम लोगों को होता है, वो अंधेरे में टटोलते रहते हैं, कुछ ये भी कर लिया, कुछ वो भी कर लिया, और उसी हिट एंड ट्रायल में कोई चीज़ हो जाती है। लेकिन आपके केस में, अब इसे संयोग कहें, सौभाग्य कहें, जो भी कहें, इसकी वजह बताऊँ आप जी, कि आपने कहा ना कि लोग टटोलते रहते हैं, लोग नहीं टटोलते हैं, उनको लोग बोलते रहते हैं। मैं लोग फ्री बंदा था, मैं लोगों की सुनता ही नहीं था। अच्छा हुआ मेरे माता पिता का तलाक हो गया, अच्छा हुआ कि लोग मुझसे नाराज़ हो गए। मैं अपना खुद रास्ता बनाना चाहता था, खुद बनाया। अगर मैं उनकी दिशा में जाता, अगर उनकी प्रोटेक्शन में जाता, तो शायद कुछ नहीं, वही कन्फ्यूजन रहता है, चाचा अलग बोलते, मामा अलग बोलते, दोस्त अलग बोलते, टीचर अलग बोलते। मैं हर हफ्ते अलग अलग, मैं आज बच्चों को देखता हूँ, बेचारे जब भी पूछो क्या बनना चाहते हैं, बोले अब वी डोंट नो। अरे तुमने बचपन से अपने जवानी तक आ गए, तुम्हें ये मालूम नहीं। क्योंकि आपको जो बचपन में इन चीज़ें इंस्पायर करती हैं, चाहे वो साइंस है या बल्ब है या लॉ है या डॉक्टरी है, आपको पता लग जाता है बचपन में कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। डू व्हाट यू लव इज़ द थीम ऑफ अवर व्हिस्लिंग वुड्स इंस्टीट्यूट। पहला ही हमारा बाहर लिखा हुआ है, डू व्हाट यू लव। जो तुमको लव मतलब बचपन से जिसका आपका साथ था, जिसका साथ आपका बचपन से है, वही आपको बनना चाहिए। ये
कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूज लोगों ने किया है आपको, और लोगों का काम है आपको कंफ्यूज करना, इंक्लूडिंग भाई बहन, माँ बाप, चाचा या स्कूल टीचर, यही कंफ्यूज करते हैं आपको। याद रखिए, जो नज़दीक लोग के लोग हैं। आप खुद सोचिए कि मैं क्या जानता हूँ, क्या चीज़ है जो मुझे एक्साइट करती है, क्या बनना चाहता हूँ। ग्लैमर की तरफ मत जाइए, काम कौन सा जानता हूँ मैं। सफलता तो मिल ही जाएगी, सबको सफलता मिल सकती थी। तो आप ने कहा कि आप फिर मुंबई आए FTI से अपना कोर्स पूरा करने के लिए, जहां आपने एडमिशन तो एक्टिंग के लिए लिया था, लेकिन डायरेक्शन में भी इक्वली आपने दिलचस्पी दिखाई और उसे ठीक से सीखा। और तब आपका रास्ता जाहिर है कि फिल्में मुंबई में ही बनती थी, तो आप वहीं पर पहुँचे अपने उस सीखे हुए। अब वो सीखा हुआ सिर्फ FTI का नहीं था, बल्कि पीछे से जो पूरी यात्रा चली आ रही थी, उस पूरे सरमाए को लेकर आप मुंबई आ गए। और तब वो शायद कोई एक दिन अचानक घटना की तरह नहीं हुआ, वो आने की एक प्रक्रिया चलती ही रहती है। यानी कि अब FTI में भी हैं तो भी आधा मन मुंबई की तरफ झुका हुआ है, और आपकी नज़र है वहाँ पर कि क्या फिल्में बन रही हैं। क्या फिल्में बन रही थीं उस वक्त, और कौन से डायरेक्टर्स थे जिनका सिक्का चला करता था, और अब आप एक नया सिक्का अपना चलाने वाले थे। हालांकि शुरू में तो आपने कुछ एक्टिंग ही ट्राई की। जब मैं बम्बई आया तो उसका पहला शॉट ये था कि मैं एक स्टूडियो में गया, गुरुदत्त में, डिप्लोमा हाथ में लेके दरवाजे पे खड़ा था, और गेटकीपर को कहा कि मैं अंदर शूटिंग देखने जाना चाहता हूँ, मैं फिल्म स्कूल से आया हूँ। उसने बोला, आप किसी को जानते हैं? मैंने नहीं। दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं वहाँ 15 मिनट तक खड़ा रहा और घर आ गया। फर्स्ट डोर विच वॉज शट अगेंस्ट मी। और मैं किसी तो अकाउंटेंट को भी नहीं जानता, ना मैं राज कपूर का पुत्र हूँ, ना मैं देवानंद का पुत्र हूँ, ना मैं चोपड़ा ख़ानदान से हूँ। ये मैं कहाँ आ गया? वो दिल्ली में रह के, वो नॉर्थ इंडिया में रह के तो मैंने बहुत कर लिया जो करना था। अब ये तो एक नया ही समुंदर है। समुद्र तो कभी देखा ही नहीं था हमने, इस समुद्र में कहाँ पहुँच गया। तो यहाँ से एक नए जीवन का आरंभ होता है आपका। अब नया जीवन जो है आपको फिर अकेला खड़ा करना है आपको। मैं अपनी बुआ के साथ रहता था, उन्होंने रख लिया मुझे कि ये इस प्रोफेशन को। बुआ कहाँ रहती थी? बांद्रा ईस्ट में रहती थी। हमारे कज़न ब्रदर थे, उनकी मदर थी। तो मुझे ये जानना था कि इस इंडस्ट्री में मैं कैसे एंटर करूँगा। ये तो सब रिश्तेदार ही रिश्तेदार भरे पड़े हैं, सबके ख़ानदान हैं, और मैं अकेला हूँ, और वो भी चांदनी चौक का लड़का। ये तो सब मूर्ख ही समझेंगे मुझे। डिप्लोमा में ले लिया है, ठीक है, पढ़ लिया है। मैंने उस वक़्त किताबें पढ़नी शुरू की, डेल कार्नेगी, हाउ टू विन पीपल, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, ऑल मोटिवेशनल बुक्स। मेरे माँ बाप मेरी किताबें रही हैं, मेरे शिक्षक भी मेरी किताबें रही हैं, और वो फिलॉसफी की किताबें रही हैं। बहुत गाइड किया उसने मुझे। क्या करना है? दिल जीतना है लोगों का। अच्छा, जिधर जाओ वहाँ दिल जीत लेना। एक चीज़ समझ आ गई, चाहे उसके पाँव पड़ने पड़े, चाहे उसको पानी का गिलास देना पड़े, चाहे उसका चाय देनी पड़े, मुस्कुराता चेहरा होना चाहिए, साफ दिल होना चाहिए, साफ दिमाग होना चाहिए, आपको कोई भी पसंद करेगा। और यहीं से, इसी डेल कार्नेगी की शिक्षाओं से को अपनाने के साथ साथ आपने अपने गुरु की शिक्षाओं को छोड़ना शुरू किया, जिनका नाम ऋत्विक घटक था। जी। यानी कि अब यहाँ एक ऐसी कश्मकश पैदा होती है जी। कि गुरु एक तरफ हैं और दूसरी तरफ डेल कार्नेगी। गुरु अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी रहे हैं, और आखिरकार वो एक सड़क के किनारे मरे हुए, या मतलब एक गुमनामी ना कहें तो उनके रहते रहते उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिली। गुरु का काम होता है नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक आपको पहुंचा देना। बाकी उस जंगल में आप जानो आपको। हाँ, लेकिन अब सोचिए कि इस जंगल में डेल कार्नेगी के मार्केटिंग सूत्रों को लेकर, यानी कि जिस आदमी के सामने आपको नहीं मुस्कुराना है, उसके सामने भी आपको मुस्कुराने का, हाउ टू विन पीपल, मेक फ्रेंड्स, वो करना पड़ रहा है अगेंस्ट योर विश, क्योंकि अब आपको अपना सिक्का वहाँ कुछ गढ़ना है। तो ये तो कुछ नहीं लगता? सबसे पहले बात मैंने ये सीखी कि दूसरे का सम्मान करो अगर आपको सम्मान चाहिए तो, दूसरे को प्यार करो अगर आपको प्यार चाहिए तो, जो आपको चाहिए पहले आप उससे वो करो। बस ये बात सीखी।
अगर मुझे प्यार चाहिए आपको तो पहले मुझे प्यार करना चाहिए और आपको लगना चाहिए कि मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, दिखावे वाला नहीं। तो यहाँ से मेरी यात्रा आरंभ होती है और लकीली मैं कहाँ हुआ, एक अचानक मुझे चिट्ठी मिली कि आप फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट हो रहा है, वहाँ 5000 बच्चों को बुलाया गया और इंस्टीट्यूट के सभी बच्चों को बुला लिया है, आप जाके वहाँ कंटेस्ट में जाइए। टैलेंट कॉन्टेस्ट था उनका, यूनाइटेड प्रोड्यूसर फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट। और उसमें से 3 लड़के सिलेक्ट हुए, मैं, राजेश खन्ना और धीरज कुमार। और राजेश खन्ना 1 हफ्ता पहले सिलेक्ट हो गए थे, मैं 1 हफ्ता बाद हुआ था और मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, अव्वल नंबर। लेकिन राजेश खन्ना को फिल्में उसी वक्त 1 हफ्ते में मिल गई और मुझे 1 साल तक फिल्म नहीं मिली। लेकिन ये हुआ उससे कि कम से कम जो प्रोड्यूसर थे वो मुझे जानने लगे कि हमने इसकी परफॉर्मेंस देखी। और फिर मैं उनसे मुलाकात करने लगा। 2 साल तो मैं सिर्फ ऑफिस में जाता था, यश चोपड़ा साहब के, BR चोपड़ा साहब के, सुबोध मुखर्जी, शक्ति सामंत, हेमंत कुमार, नासिर हुसैन साहब, और जाके बैठता था। सिर्फ इतनी इज्जत थी कि वो चाय पिला देते थे, यार लड़का बड़ा टैलेंटेड है, तुम जाना मत, तुम बहुत टैलेंटेड लड़के हो, लेकिन काम नहीं दे सकते क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं है या न्यू कमर नहीं लेना चाहते हैं। बस ये 1.5-2 साल तक मेरा यही रहा और कुछ नहीं रहा। तो कम से कम जो दरवाज़ा बंद हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता खुल गया, कम से कम उन पर जाने का। अब फिर छोटी मोटी फिल्में मिलनी, एक फिल्म मिली तो एक छोटा सा रोल मिला, फिल्म तकदीर राजश्री की प्रोडक्शन की थी। फिर उसके बाद एक फिल्म मिली आराधना, इसमें छोटा सा रोल किया। शक्ति साहब ने कहा भाई देखो ये है छोटा सा रोल है, करना है तो कर लो। राजेश खन्ना के दोस्त का रोल था, फिर वो किया। वो उसके बाद लोगों को मैं अच्छा लगा, प्रोड्यूसर्स को, उन्होंने वहाँ फिल्म मिल गई मुझे उमंग। उमंग में मेरी सेकंड लीड थी। उमंग में मेरी तारीफ हो गई एज एन एक्टर। वहाँ से मुझे कुछ फिल्में हीरो साइन करने आ गए लोग। वहाँ से मैंने 3-4 पिक्चरें एज ए हीरो की। 3 में से एक बनी, एक नहीं बनी, एक नहीं चली, एक ऐसा हो गया। भारत की शहीद थी, गुमराह थी, ऐसी कुछ पिक्चरें थी। लेकिन मैं जब कर रहा था ये 3 साल एक्टिंग का पूरा कोर्स प्रोफेशनली, आप सच्ची पूछिए कि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। एक्टिंग प्रोफेशन में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मुझे लगा अगर मैं सक्सेसफुल भी हो जाऊंगा तो मेरे जो डायलॉग हैं ये तो कोई और लिखा है, मैं जो गाना गा रहा हूँ ये किसी और ने गाया है, मुझे कैमरामैन जो है वो सजा रहा है, ये वेशभूषा वाले मेरे कपड़े बना रहे हैं, ये डायरेक्ट मुझे कोई और कर रहा है कि तुम ऐसे बैठो, ऐसा करो, ऐसे देखो। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यही कर रहा हूँ कि जो आपने मुझे दिया है डायलॉग वो मुझे बड़ा सिंसियरली बोलना है बस, और सारा श्रेय जो है वो मुझे मिलने वाला है। और जब वो मिलेगा श्रेय, जब मिला भी था तो मुझे लगा कि फिल्म तो मैंने नहीं बनाई थी, फिल्म तो कोई और बना रहा है, मैं तो एक पार्ट था। जब मैं काम कर रहा था तब मुझे पता भी नहीं था कि मुझे इसका श्रेय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो खोखलापन जो था उसके अंदर कि आपकी जैसा ना कि आप को एक राजकुमार तो बना दिया लेकिन आपको मालूम है कि आप राजकुमार नहीं हैं, तो कैसी अवस्था होती है? आप बिहेव तो करते हैं किंग की तरह लेकिन किंग नहीं है आप। इस तरह का कुछ मुझे महसूस होने लगा वहाँ पर। तो मुझे लगा कि ये तो मैं फेल हो गया, ये नहीं होगा। अगर स्टार भी बन गया तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बाकी स्टार्स लोगों को जानना शुरू किया कि हाउ इनसिक्योर दे आर, हाउ आर्टिफिशियल दे आर। वो बेचारे अपनी ही दुनिया में चले जाते हैं, जोन में चले जाते हैं। पैसा भी बहुत है, प्रसिद्धि भी बहुत है, लेकिन वो क्या है? फिर कुछ लोग अपने आप को पढ़कर एजुकेशन से सब्सटेंस बना लेते हैं, पर मोस्टली नहीं बना पाते। अब मैंने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, कहानियाँ लिखता हूँ। और मैंने एक कहानी अपने किसी दोस्त को सुनाई, उस दोस्त ने किसी प्रोड्यूसर को सुनाई, उस प्रोड्यूसर ने मुझे बुलाया और मेरी कहानी जो है ख़रीद ली। उनका नाम था प्रकाश मेहरा, और मुझे अच्छा पैसा दे दिया। वो चर्चा बाहर भी आ गई कि वो एक सुभाष घई लड़का है, वो अच्छी कहानियाँ उसके पास हैं। सब ने बुलाना शुरू किया। 1.5-2 साल में मैंने देखा कि 6 कहानियाँ मेरी 6 प्रोड्यूसर ने ले ली। और मैं खुश हो गया कि मैं उन सीनियर के साथ बैठ के उनसे सीख रहा हूँ। अभी जिन डायरेक्टर के पास मैं काम मांगने जाता था वो डायरेक्टर आज मुझे एज ए राइटर समझ के
अक्रॉस द टेबल हम बात कर रहे हैं। किन के बारे में? चरित्रों के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, कहानी के बारे में। तो एक स्थान में अपने आप को मैंने अपनी मुझे एक महत्ता महसूस हुई कि मैं हूँ यहाँ पर। एक पिक्चर थी खान दोस्त, राज कपूर साहब और शत्रुघ्न सिन्हा थे उसमें। मुझे याद है कि जब मैंने कहानी लिखी तो जो प्रोड्यूसर थे वो राज साहब के पास पहुँचे, तो राज कपूर साहब ने पहले 4 पेज में कहानी पढ़ी उन्होंने, और पढ़ते ही उन्होंने बोला कि मैं फिल्म तो कर रहा हूँ, लेकिन ये कहानी किसने लिखी है? तो उन्होंने बोला सब एक सुभाष घई और मालिक घई बल्ला करके हैं, उन्होंने लिखी। बोले कर रहा हूँ पिक्चर, बड़ी अच्छी कहानी लिखी है, जिसने भी लिखी है। और बहुत शौक से काम किया। फिर मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, दोस्ताना भी हुआ उनसे। तो मुझे एक लगा कि मैं हूँ कहीं। और फिर वही कहानी सुनाते सुनाते जब 6 कहानियों के बाद 7वीं कहानी का नंबर आया, उसका नाम था कालीचरण। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि जिस तरह से तुम मुझे कहानी सुना रहे हो तो फिल्म डायरेक्ट क्यों नहीं करते? मैंने सब मुझे डायरेक्शन तो आती नहीं, मैंने तो एक्टिंग कोर्स किया था, और फिर राइटिंग तो कोई भी कर सकता है, मैं ज़रा अच्छी करता हूँ। बोले नहीं तुम करो। ये बहुत मेजर पॉइंट था मेरी ज़िंदगी में जब NNCP प्रोड्यूसर ने मुझे कहा ये बात। तो मैंने हाँ तो कर दिया, लेकिन मैं डर गया कि कैमरा साउंड मालूम तो था, और सुनाता भी मैं फिल्म वैसे ही था, फिल्म की तरह ही कहानी सुनाता था, आप फिल्म देख सकते थे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना। तो मैंने अपने दोस्त FTI के महाजन थे, उनको बुलाया कि भैया मुझे कैमरे की सेंस नहीं है। मैंने सब सीनियर टेक्नीशियन को जाके कहा कि मैं डायरेक्टर बन गया हूँ, लेकिन मुझे डायरेक्शन आती नहीं है। डायरेक्टर बनने से पहले आप असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं हुए? नहीं, सीधे आप डायरेक्टर ही बने? मैं कभी भी किसी का असिस्टेंट डायरेक्टर था ही नहीं। लेकिन जब मैं एक्टिंग कर रहा था तो मैं उनको देखता था कि वो कैसे ट्रॉली चलाते हैं या कैसे शॉट लेते हैं। और मेरी इमेजिनेशन जो थी वो कहानियों की वजह से, आपकी इमेजिनेशन पढ़ने से ज़्यादा बढ़ती है, बातचीत करने से नहीं बढ़ती है, एकांत रहने से भी नहीं बनती है। विजुअल की इमेजिनेशन आपको तभी बढ़ेगी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे। जितना आप पढ़ेंगे उतना आप बेहतर राइटर होंगे। तो मैंने वो तो किया हुआ था। अब फिल्म जो मैंने अपने सब टेक्नीशियन ने कहा कि कोई बात नहीं, आप नए डायरेक्टर हैं, आप हमें बताइए कि आप इमेजिन क्या कर रहे हैं। बस मैं अपनी इमेजिनेशन बताता था और वो मुझे पूरे सपोर्ट कर देते थे। अभी पूरी कालीचरण जब फिल्म बनी, मैंने उन सीनियर से सीखा, सीनियर को बताया, उन्हीं से सीखा, और जब फिल्म बनी तो उस फिल्म को बहुत बड़ी हिट करार दिया गया। और साथ में ये कहा गया कि ये टेक्निकली बहुत ब्रिलियंट फिल्म है। जो मैं मुस्करा दिया कि जिसको आता नहीं है उसके बारे में कहा जा रहा है, लेकिन वो श्रेय सब उन टेक्नीशियन को जाता है जो मेरे गुरु बने। मैंने सबको गुरु बनाया कि ये अच्छा कैसे हो सकता है सर, ये एडिटिंग कैसे पैटर्न में जा सकती है, ये कैमरामैन यहाँ पर कैसे हो सकता है। मैं ये इमेजिन करता हूँ, मेरी कहानी ये कहती है, मेरे कैरेक्टर्स ये कहते हैं, इनकी भावनाओं को मैं स्क्रीन पे कैसे ला सकता हूँ। फिर दूसरी फिल्म मैंने बनी विश्वनाथ, शत्रु जी के साथ ही, और वो भी बहुत बड़ी हिट हुई। तो 2 फिल्मों के बाद लोगों ने कहा कि हाँ एक डायरेक्टर पहुँच गए हैं। आपने ये जो बात कही पहली फिल्म में टेक्नीशियंस को एक तरह से गुरु मानना, ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही मेरे हिसाब से, क्योंकि इस बात को स्वीकार करना आपके ईगो को भी पसंद नहीं होता। क्योंकि भाई आप बड़े डायरेक्टर हैं, कोई भी आदमी ये कहेगा कि नहीं ये मैंने किया। लेकिन सच ये है कि आपने जिस बात को बड़ी विनम्रता से माना कि जो चीज़ आपको नहीं आती उसको आपके जो सीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, इवन आपके DOP हैं, वो आपके अपने सपने को उसको एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं और आप धीरे धीरे उससे सीखते हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं टोपी पहन के मैं डायरेक्टर बन गया हूँ और आप सब लोग मेरे टीम में, नहीं, आप मेरे गुरु हैं, मुझे बताइए, मुझे कहानी बतानी है, आप बताइए कैसे। मैं अभी आपने अच्छी बात कही, उसका आपने कहा कि आप में ईगो नहीं थी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ हर इंसान से कि क्या उसको ईगो वाला आदमी पसंद है? सब कहेंगे नहीं, तो फिर आप क्यों रख रहे हैं? जब आपको कोई ईगो वाला आदमी पसंद नहीं है तो आप ईगो जब रखेंगे तो आपको लोग कैसे पसंद करेंगे? सबसे बड़ा शत्रु इंसान का ईगो है, अहंकार है। आपने अच्छा भी किया, आप जीत भी गए तो भी अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार तो कभी भी सकते हैं, गिर कभी भी सकते हैं। अहंकार किस बात का?
उससे आप लोग दूर करते हैं। प्रेम करेंगे वो लोग नज़दीक आएंगे, हम्बल रहेंगे और भी नज़दीक आएंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे। आई लव देम सो मच दैट दे रियली सपोर्टेड मी एवरीवेयर। आप मानेंगे कि मैंने 4-5 पिक्चरों में मैंने सीखा। अगर आज मैं म्यूज़िक में कमांड करता हूँ या हर आर्ट में क्राफ्ट में कमांड करता हूँ, फिर मैंने 19 फिल्में बनाई, 19 में से 14 फिल्में मेरी चली, है ना। लेकिन ये सब इन्हीं टेक्नीशियन आर्टिस्टों के देन है। ये सब लोग मेरे गुरु थे, इन्हीं से सीख के मैंने इन्हीं को बताया कि देखिए है। चाहे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे, उनसे म्यूज़िक सीखा मैंने, प्यारेलाल जी से ऑर्केस्ट्रा सीखा मैंने, इंस्ट्रूमेंट की पहचान सीखी। लक्ष्मीकांत जी से मैंने ट्यून सीखी, बख्शी साहब से मैंने बोलों का लिरिक्स राइटिंग के आर्ट सीखा, रहमान साहब से मैंने पूरी साउंड की प्रोडक्शन सीखी, राइटर से सीखा, बड़े बड़े स्क्रिप्ट राइटर से। प्रसाद जी के साथ मैंने 7 महीने एज ए प्रैक्टिकली 3rd असिस्टेंट राइटर काम किया और सिर्फ सुना कि वो क्या कहते हैं। तो और सीखना आज तक मैं सीखता हूँ। आज मैं यंगस्टर से सीखता हूँ, बिकॉज दे कम विद ए ब्रिलियंट आइडियाज़, ब्रिलियंट इंटरप्रिटेशन। अगर आपके अंदर स्टूडेंट मर गया है तो आप मर गए। आखिरी सांस तक आपके अंदर स्टूडेंट जिंदा होना चाहिए, विद्यार्थी। आप कभी भी मास्टर अपने जीवन में नहीं बन सकते। मास्टर आपको लोग बनाएंगे आपके मरने के बाद। अगर आपने अपने आप को बना लिया और समझ लिया तो आप तो वहीं मर गए, अब आप जिंदा लाश हैं और कुछ नहीं है। आज भी मैं बहुत काम करता हूँ, 14 घंटे काम करता हूँ बिजलीगुड में अपने स्टूडेंट्स के साथ, उनसे चर्चा करता हूँ, उनसे बहुत सी बातें सीखता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मेरा अभ्यास आज भी है। उस चीज़ ने मुझे बहुत आगे पहुँचाया। फिर मैंने प्रोडक्शन की, मुक्ता आर्ट्स, पहली फिल्म कर्ज बनाई, आपके सामने है ऐसी। वहाँ से मैं प्रोड्यूसर बना, फिर मैं राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और लगातार फिर 1978 से लेके 2003-4 तक, आप समझिए इतने सालों, 75 से लेके 2005 तक, 30 इयर्स तक मैं कॉन्स्टेंट आई वॉज देयर इन द सीन। 30 साल तक पूरा उसमें रहा मैं। और फिर हिट। मैंने कभी पैसे की परवाह नहीं की कि मनी मुझको मिलेगी। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, इन बच्चों को भी बताना चाहता हूँ कि जो इंसान पैसे के पीछे भागता है उसको पैसा मिल जाता है, लेकिन उसको वो नहीं मिलेगा जो वो चाहता है। आप पैसा क्यों चाहते हैं कि जो मुझे वो मिले जो मैं चाहता हूँ? मनी फॉलोज यू, योर वर्क। कोई स्पोर्ट्समैन जो है जब बैठ के बैटिंग करता है या बॉल देखता है, ये नहीं सोचता कि अगर मैं करूँगा तो 2 करोड़ रुपया फीस बढ़ गई मेरी। सोचता है क्या? वो बॉल ही नहीं चला सकता, बैट ही नहीं मार सकता। कोई फिल्म मेकर बन ही नहीं सकता अगर वो सोचेगा कि मैं इसमें इतने कमाऊँगा। एक कहानी लिए उसको दिल से बना दीजिए। इसमें देखिए एक चीज़ सुभाष जी, FTI में जैसे पढ़ाई के दौरान आपने बहुत तरह तरह की फिल्में देखी, वहाँ तो उसका कोर्स का पार्ट ही है कि आपको बहुत तरह तरह की दुनिया भर की फिल्में दिखाई जाती हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि वहाँ जो फैकल्टी है जिनके तहत आपने पढ़ाई की, जिनके साथ आप रहे, जिनसे आप सीख कर सिनेमा एक आर्ट को समाज में कुछ क्रिटिकल इंक्वायरी के लिए पेश करना, इसके लिए भी मतलब जो समाज के सवाल मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, कला का जो एक रूप, एक काम ये भी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुंबई आने के बाद ये जो 1-2 बार ऐसा हुआ कि जब दरवाजे आपके ऊपर बंद हुए और ये जो रगड़पट्टियाँ चलती रहीं ज़िंदगी की, उन्होंने 1-2 साल के अंदर आपके ओरिजिनल स्टोरी टेलर को तोड़ मरोड़ कर एक ऐसा आदमी बना दिया कि जो जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। मतलब क्या ज़रूरत है इस मेलोड्रामा की और इस अतिनाटकीयता की? उससे पैसा मिलता है, उससे मनोरंजन होता है, उससे कामयाबी की कुछ आपको सूत्र तो मिलते हैं, लेकिन आप अपनी कला को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं कि वो बॉक्स पर तो काम करेगी, लेकिन अभी जैसे एक दूसरे बड़े फेमस एक्टर से बात हो रही थी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर हम लोग अपनी कला के लिए उसकी हंसी उड़वाते हैं। बिल्कुल। तो इस पर भी तो कुछ कहिए। आप देखिए, मेरे साथ FTI के बहुत से ऐसे साथी थे मेरे जो कि आर्ट सिनेमा में बहुत माहिर रहे हैं।
अच्छी, इसको बोलते हैं रियल सिनेमा, आर्ट सिनेमा, इंडिपेंडेंट सिनेमा, पैरेलल सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा। मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। मेरे दोस्त जितने थे उसमें से कुमार साहनी भी थे, मनी कौल थे, अदूर गोपाल कृष्ण थे, जानू बर्मा थे, ये सब मेरे बैच के ही लोग जी। और उसके अलावा 300 और भी थे। अब किसने कौन सा रास्ता चुनना था बहुत इम्पोर्टेंट था। जब मेरा स्टूडियो का दरवाज़ा बंद हुआ तो सबसे पहले मुझे था कि मुझे तो सर्वाइव करना है, मुझे अपने आप को स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है कि मैं हूँ यहाँ पर, तो क्या करूँ। तो पहले मैं मदारी का खेल खेलता हूँ। तो मैंने पहले कमर्शियल सिनेमा को चुना। मुझे ये था कि जो भी करना है वो उसको पूरा उसी ढंग से, उसी से, अगर आप यात्रा कर रहे हैं या रामलीला कर रहे हैं गांव में, तो आपको नकली मूछ लगा के ही रामलीला करनी पड़ेगी। आपको बल्ब जलता है या नहीं जलता तो करना पड़ेगा, आपको लाउड बोलना है तो बोलना पड़ेगा, आपको शेयर करना है तो करना पड़ेगा शायरी। आपको उस वक़्त वो नहीं, तो जो दिया गया है उसमें आपको सफलता पानी है। तो मैंने जब कालीचरण बनाई, विश्वनाथ बनाई, उसके बाद जब मैंने पहली प्रोडक्शन की, कौन सी फिल्म बनाई? कर्ज, जो मेरे दिल की थी। और कर्ज फिल्म आज के 40 साल के बाद भी आज कल्ट फिल्म है या नहीं? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, मैं मानता हूँ। वो तालियों वाले डायलॉग होते हैं, उसको बोलते हैं प्लेइंग विद द गैलरी। कमर्शियल सिनेमा में टू प्ले विद द गैलरी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला मुझे पता लग गया। लेकिन कुछ फिल्में जब आप बनाना चाहते हैं, वो मैंने ऐसी फिल्में बनाई, चाहे वो कर्ज थी, या वो ताल थी, परदेश थी, ब्लैक एंड वाइट थी, जॉगर्स पार्क थी, इकबाल थी, ये सब फिल्में मैंने ही तो बनाई। ये जॉगर्स पार्क का सब्जेक्ट मैंने 20 साल बाद बनाया, जबकि मैंने अपने कॉलेज में लिखा था ये। तो आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि कौन सी सीढ़ी पे क्या करना है। ये स्टेज पे, ये स्टेज पे, ये स्टेज पे जाके आज मैंने वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट फिल्म स्कूल खोला है, जिसमें 1000 बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं फिल्म मेकिंग। इंडिया का बेस्ट है, एशिया का बेस्ट है, वर्ल्ड में टॉप 10 स्कूल है। तो आज मुझे सेटिस्फेक्शन है कि जो भी मैंने पाया है इस इंडस्ट्री से, इस दुनिया से, इस भारत से, वो आज मैं भारत के बच्चों को दे रहा हूँ। इससे बड़ी सफलता मैं क्या मांग सकता हूँ ईश्वर से। तो जो आपने बात कही, इस मैं समझ सकता हूँ क्या कहा आपने, प्लेइंग विद द गैलरी, कि आप घटक के शिष्य होके आपने ये कैसे कर लिया, वो मेरा एस्टैब्लिशमेंट था। पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है, बहुत से गिमिक्स खेलने पड़ते हैं पावर में आने के लिए, क्योंकि आप शायद देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं। तो यहाँ बैठ तो जाऊँ, ये तो लोग आने नहीं देंगे, तो कुछ डमरू बजाता हूँ, अंदर आ जाऊँगा तो मैं अपनी पॉलिसी बना लूँगा। तो जब मैं अंदर आ जाऊँगा, एक फिल्म मेकर बन जाऊँगा, तो मैं अच्छी फिल्में बना सकता हूँ, मैं उद्देश्यपूर्ण फिल्में बना सकता हूँ, सोशल कॉन्शियस की फिल्में बना सकता हूँ, सोशल रेलिवेंस की फिल्म बना सकता हूँ, आर्टिस्टिक फिल्में बना सकता हूँ, है ना। तो मैंने किया, करके दिखाया। और ये ज़रूरी होता है कि कौन से समय पर क्या बात करनी है और क्या कार्य करना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इन 30 वर्षों में ख़ास तौर पर जिन 30 वर्षों की बात की, उसके बाद के 20 वर्षों की तो कहानी दूसरी है। 30 वर्षों में जो सिनेमा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मार्केटिंग, उसका एग्जीबिशन, वो पूरी एक अलग गणित थी। अब ऑल टुगेदर एक अलग गणित पैदा हो गई, यानी सिंगल स्क्रीन ख़त्म हो गए। अब आपको छोटे छोटे शहरों तक फिल्म रिलीज़ का कोई श्योरिटी नहीं है कि छोटे कस्बों गाँव तक भी फिल्म पहुंच जाएगी, जो कि पहले पहुंच जाया करती थी और कलेक्शन उस हिसाब से हुआ करता था। यानी कि लिबरलाइजेशन के बाद और जो पूरा कॉरपोरेट कैपिटल का डोमिनेंस फिल्म प्रोडक्शन पर हुआ, इस बीच में कहीं ऐसा है कि आप धीरे धीरे करके कोई चीज़ मिस कर गए, मतलब समय के साथ चलने बिल्कुल के नहीं, बजाय? मैं समय के साथ और समय से आगे रहा हूँ। छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। सबसे पहले मैंने 24 अक्टूबर को मुक्त आर्ट्स शुरू की, फिल्म कर्ज बनाई, टाइम अहेड बनाई। उसके बाद मैंने फिल्म में मुक्त आर्ट्स के अंदर 11 स्टार्स को मैंने ग्रूम किया। कितने स्टार्स नहीं लिए मैंने, स्टार सिस्टम के अगेंस्ट गया मैं। जैकी श्रॉफ आए, संजय दत्त आए, अनिल कपूर आए, माधुरी दीक्षित आई, मनीषा कोइराला आई, महिमा चौधरी आई, बहुत से सितारे आए नहीं, अनुपम खेर आए। मुझे ये था कि मैं स्टार सिस्टम के नहीं, ये एक सिस्टम होना चाहिए
डिसिप्लिन इन सिनेमा वर्किंग, ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस, न्यू टेक्नोलॉजी में मुक्ता आर्ट्स कंपनी जो हमारी थी, उन्होंने बहुत सी चीज़ों में पायनियरशिप पाई है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो बिजनेस मॉडल हो। हम हमेशा यही प्रश्न रहा है कि किस तरह से इस सिनेमा को हम आगे ले जाएं, कौन कौन सी ऐसी दोष हैं वो निकाल दिए जाएं और अच्छी चीज़। मुक्ता आर्ट्स ने पहली बार इंश्योरेंस की फिल्म ताल की बिजनेस में, पहली बार IDBI ने फाइनेंस लोन किया, इंडस्ट्री को इंडस्ट्री कहलाया का दर्जा दिलवाया हम लोगों ने। और मुक्ता आर्ट्स पहली कंपनी थी जो पब्लिक लिस्ट हुई, कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ बढ़ी, और 2001 में हम लोगों ने कॉर्पोरेटाइजेशन किया, और आज तक हमारी कॉर्पोरेट, जिसमें सिनेमा थिएटर्स भी हमारे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है, एजुकेशन हमारी है, प्रोडक्शन हमारी है, और एक कॉर्पोरेट कल्चर की तरह, ट्रांसपेरेंट कंपनी की तरह हम चलते हैं। अब आप सोच लिए कि 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से जो कर्ज शुरू की थी मुक्ता आर्ट्स, आज एक कॉर्पोरेट कंपनी पब्लिक लिस्टेड आपके सामने है। तो ये एक कलात्मक दृष्टि को छोड़ के अगर आप व्यावसायिक और टेक्नोलॉजी की टेक्निक की तरफ भी जाएंगे, आज हमारे विस्लिंग वुड्स के अंदर हमारे जो एसोसिएशंस हैं वो यूट्यूब के साथ हैं, सोनी के साथ हैं, एप्पल के साथ हैं, जियो के साथ हैं, VR कैमरास हैं, जो लेटेस्ट कैमरा दुनिया के टेक्नोलॉजी आती है, सबसे पहला मुंबई के विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल में वो इंट्रोड्यूस करते हैं। वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दे वांट टू कम फर्स्ट विद टू अस एंड वी डिस्कस विद देम। ज़माना बदला है तो क्या बदला है, जनरेशन तो बदलती है, वैल्यूज़ भी बदलती। मैं दादाजी की तरह नहीं रहा, मेरा आने वाला पुत्र भी मेरी तरह नहीं होगा। हाँ, जनरेशन तो सब बदलेंगे, विचार बदलते हैं, वैल्यूज़ बदलते हैं, एक्सप्रेशंस बदलते हैं, कम्युनिकेशन बदलती है, लेकिन जो उत्साह है आपका एक नया चीज़ करने का। अभी हमने परसों ही लैब खोली है VR वर्चुअल रियलिटी कैमरास की, खोली नहीं। आज हम हर जगह चाहते हैं कि एजुकेशन का एक प्रणाली सिस्टम अलग तरीके से होना चाहिए। तो डेली मैं कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करता रहता हूँ, और मुझे लगता है बहुत कुछ करना है। अभी तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ इस्टेब्लिश किया है। वो स्टूडियो ही बनाया है, जो स्टूडियो दरवाज़ा बंद हो गया था वही बना दिया है। बाकी अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है अभी। इरफान साहब, आपके भी तो दरवाजे किन्हीं नए डायरेक्टरों के लिए बंद होते होंगे? नहीं, सब खुले हैं। आप देखिए जाके 1000 फिल्म मेकर्स बन रहे हैं वहाँ पर। इतने एक्टर्स आए, इतने डायरेक्टर्स मुक्ता आर्ट्स ने दिए ना। मुक्ता आर्ट्स ने कितने लोगों को दरवाजे खोले हैं, क्योंकि मैं स्ट्रगल करता था खुद। मैं पहचान सकता हूँ कि ये प्रतिभाशाली बच्चा है, इसको चांस मिलना चाहिए। उसका दर्द मैं आज समझ सकता हूँ। जो बाहर से कोई भी बच्चा बॉम्बे में आता है, उसका दर्द मुझे बिल्कुल आइडेंटिफाई करता हूँ मैं अपने आप से। देखिए, एक चीज़ ये है, बहुत सारे डायरेक्टर ये कहते हैं, प्रोड्यूसर के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, ये कहकर कि ये चीज़ प्रोड्यूसर को पसंद नहीं है, प्रोड्यूसर चाहता है कि ये भी हो जाए, प्रोड्यूसर चाहता है। मतलब सारे जो पाप किए जाते हैं वो प्रोड्यूसर के खाते में डाल दिए जाते हैं कि वो बिज़नेस के लिए, यानी फिल्म की कामयाबी के लिए फिल्म में ये बदलाव, ये चीज़ें करा रहा है। इस तरह से पूरी जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें प्रोड्यूसर की दखलंदाजी हो रही है। आप, चूँकि आपने शुरू में ही कहा कि एक बार आपको घुसना था, आपने वो बॉक्स ऑफिस का सहारा लेकर एक ऐसी जगह बनाई जहां अब आप इंडिपेंडेंटली प्रोडक्शन कर सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर की तरह काम कर सकते हैं। जब ये हो गया, तब उसके बाद आपके पास क्या ऐसी मेथडोलॉजी है जिससे कि आप सचमुच लोगों के दिलों तक उनके सवालों को छूने वाली कहानियाँ जनरेट कर सकें? यानी कि जो कहानियाँ कही जाएंगी आपकी फिल्म में, वो कहानियाँ, उन कहानियों को जानने का आपके पास मैकेनिज़्म क्या है? वो उतना ज़माना जो आपने अपने स्कूल डेज़ में लाइब्रेरियों में, चाहे वो चंद्रकांता संतति हो, चाहे वो फसाना आज़ाद हो, वो सारी दुनिया पढ़ने के बाद और आज भी कुछ कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर पढ़ने भर से आपको इतनी विविध भारतीय समाज के रगोरेशे को समझने का शायद, या फिर आपका कोई मैकेनिज़्म होगा शायद, बताइए। मैं मैकेनिज़्म नहीं, पत्ती की तरह, किश्ती की तरह बहते जाते हैं। जब 2000 में ख्याल आया कि कोई 100 साल से किसी फिल्म मेकर ने कोई फिल्म स्कूल नहीं बनाया है, चलो हम पूरी दौलत यहाँ लगा देते हैं, पूरा एक्सपीरियंस दौलत यहाँ लगा दिया। आज 12 साल हो गए हमारे फिल्म स्कूल को, जिसमें कि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी सफलता हुई नहीं।
आपने आगे किया, वो मकसद है कि नहीं उसका, कि ताकि आपके बच्चे, हमने उनको ये समझाते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में 10,000 कहानियाँ हैं, प्लीज़ बाहर की कहानियाँ मत लाओ, अपनी कहानियाँ दूसरों को सुनाओ। अब दूसरों की कहानियाँ हमें सुनाते हो, हमारे पास इतनी कहानियाँ हैं, आप अपनी संस्कृति, अपने भारत के बारे में, अपने भारतीयों के बारे में, अपने इश्यूज़, अपने रूरल, अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई जितने विषय हैं उनके बारे में बताओ। ये शिक्षा हम इनको यहाँ वेस्लिंगवुड में देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 10 सालों के अंदर जब आप फिल्मों का कलर देखेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की फिल्में बाहर के देशों में बहुत इज्जत कमाएंगी, क्योंकि जब हम अपने देश की और अपने जड़ की बात करते हैं तो ही हमें प्राथमिकता मिलती है। तो एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट क्या चेंज नहीं लाएगा? ऑलरेडी 1400 बच्चे चले गए हैं, 1000 और हैं, अब 5 साल तक तो 5000 हो जाएंगे फिल्म मेकर्स, तो 5000 में से 500 तो लाएंगे। तो ये बदलाव जो मैं लाया या हम लाए, मैं नहीं कहूँगा, एक पूरा हमारा परिवार है टीचर्स का, अच्छे से अच्छे हमारे फैकल्टीज़ हैं, बाहर से भी आते हैं, यहाँ से भी हैं, और हम उसमें एजुकेशन फ़िलॉसफी क्या है उस पर बहुत जोर देते हैं। जो ग्रूमिंग द चिल्ड्रन, स्किल डेवलपमेंट उनकी कैसे होनी चाहिए, समझ कैसे उनकी बढ़नी चाहिए, क्राफ्ट तो कोई भी सीख लेगा। तो हमारी शिक्षा का जो एजुकेशन फ़िलॉसफी है वो बिल्कुल अलग है। छोड़ दीजिए कि बहुत टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, बिल्डिंग भी है, एनवायरनमेंट भी है, वो तो सबके पास होता है। मेन थिंग इज़ द टीचर। देखिए, हम लोग बार बार अगर व्हिस्लिंग वुड्स की बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं व्हिस्लिंग वुड्स की, इसलिए उससे थोड़ा सा बाहर आते हैं। ये बताइए कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे व्हिस्लिंग वुड बार बार ये कहना पड़ता है कि संस्था है एक, भगवान करे सब लोग अपनी अपनी संस्था खोलें। हर एक प्रोड्यूसर का हक है, का कर्तव्य है, हर सक्सेसफुल आदमी का कर्तव्य है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो फूड फर्टिलाइज़र का काम हो, चाहे वो लॉयर हो, उनको अपने स्कूल्स खोलने चाहिए। आप व्हिस्लिंग वुड को भूल जाइए। हर एक आदमी ने जिसने ज़िंदगी में 40 साल का अगर कुछ प्राप्ति की है तो वो शिक्षा, विद्यादान देना बच्चों के लिए, उसको शिक्षा संस्था खोलनी चाहिए। व्हिस्लिंग वुड को आज मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है इरफान साहब, ना मैं कहना चाहता हूँ, और काट दीजिएगा आप जो को लगे आपको। तो ये बात ये कह रहे हैं कि जो भी एक्सपर्ट्स ज़िंदगी में बने, एक स्थान पर पहुँचे, उसका पहला कर्तव्य है उसको टीचर बनना चाहिए। या अपने जीवन के 2 घंटे किसी यूनिवर्सिटी में जाके दो, बच्चों से बात करो, या छोटा स्कूल खोलो, ट्यूटोरियल स्कूल खोलो, निस्वार्थ से खोलो। ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, तो इसी में मैं आगे पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब आप फिल्म प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में होते हैं, एक बड़ी टीम के साथ आपको कई कई महीनों तक काम करना होता है। कई बार वो टीम एक जैसी होती है, कई बार वो बदलती रहती है। सेट ऑफ पीपल कुछ फिक्स होंगे, कुछ बदलते रहेंगे। मैंने बलराज साहनी की आत्मकथा में पढ़ते हुए ये पढ़ा कि जब धरती के लाल फिल्म बन रही थी, और वो बहुत लिमिटेड बजट में बन रही थी, सब लोग यही लोग थे, शंभू मित्रा वगैरह सब लोग, ख्वाजा मदबास की कहानी थी, किसी तरह वो फिल्म बनाई जा रही थी, सब लोग यूनियन के लोग मिलके बना रहे थे। उसमें एक सीन था जिसमें जिसमें सड़क के किनारे रात में कोई आदमी मर रहा है और उसके ऊपर लाइट का सोर्स क्या होगा। तो वहाँ कोई स्पॉट बॉय या कोई ऐसा मज़दूर, उसने डरते डरते या पूछा कि क्या इसमें मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ, क्योंकि वो तो बरसों से किसी यूनिट के साथ काम कर रहा है। उसने कहा कि क्यों ना ऐसा हो कि एक कार की हेडलाइट इधर से तेज़ी से होती हुई गुजर जाए, जिसमें हम ये देख पाएँ कि वो मर रहा है वगैरह। तो इससे कॉन्ट्रास्ट भी पैदा होगा कि जो कार है वो बिना, हाँ ऐसा। तो इस बात को डायरेक्टर ने, इस सुझाव को स्वीकार किया। आपके इस तरह के अनुभव में ऐसे लोग जो टीम का कोर हिस्सा नहीं होते, लेकिन उनके अंदर भी कुछ दो, यानी कि छोटी चीज़ें। आपने मुझे बड़ी ये बात कह के मुझे एक बड़ी अच्छी आदमी की याद दिलाई जी। मुक्ता आर्ट्स में हमारा एक ट्रॉली मैन था, उसका नाम था बंगाली, और वो राज साहब का भी था, बहुत पुराना था, स्पॉट बॉय था उस टाइम में। हम स्टार एक्टर डायरेक्टर सब उससे बहुत डरते थे कि बंगाली अभी क्या बोल देगा शॉट के बाद, मालूम नहीं ये क्या बकवास शॉट है, ये क्या लिया साहब, अभी इतना पैसा लेते हैं, ये एक्टिंग कैसे करते हैं, देखिए। आप मानेंगे फिल्म में यूनिट की बहुत कदर होती है सर। हम छोटे से छोटे स्पॉट बॉय को भी अपने परिवार समझते हैं, छोटे भाई समझते हैं,
और उनकी सलाह के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। क्यों देते हैं? ये नहीं कि हम महान बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए देते हैं कि वो भी एक ऑडियंस है, वो भी सिनेमा देखने वाला एक साधारण व्यक्ति है और इस फिल्म में काम करते करते उसको भी छोटी छोटी चीज़ें एक्सपीरियंस हो चुकी हैं। अगर बंगाली मेरे लिए स्पॉट बॉय था पर मेरे से 20 साल सीनियर था और मुझे कितनी बार उसने कितनी सलाह दी कि ये ट्रॉली क्यों चला रहे साहब, इसको पैरेलल करेंगे तो अच्छा आएगा। मैं पैरेलल ट्रॉलिंग करता, बंगाली अच्छा तुम पैरेलल लगा दो, और हम हंसते भी थे। हमारी स्पॉट बॉय हो या मेकअप मैन हो या जितने हो, वी आर, दैट इज कॉल्ड, वी आर यूनिट मीन्स यूनिटी इन कंट्रीब्यूशन। देयर कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज एक्सेप्टेड। जो डायरेक्टर नहीं करता है वो स्वाभाविक नहीं है, वो सहज नहीं है, वो फिर अपने अहंकार में ही चल रहा है। मैं तो हमेशा ही अपने यूनिट से इतना प्यार रखा, आप जाइए कभी तो आपको पता लगेगा। तो हमारा ऐसा, वैसे भी फिल्म लाइन में बहुत प्यार रहता है। हम आप देखेंगे कभी वर्किंग में भी तो ऐसा, अभी कुछ ज़माना थोड़ा सा अलग हो गया है कि न्यूक्लियर तरीके से हम लोग अपना अपना काम में करते हैं। 90s 80s में तो बिल्कुल पारिवारिक, तो फैमिली नहीं है तो फिर फिल्म भी नहीं बन सकती, ऐसा होता था। हम लोग एक छोटू करके स्पॉट बॉय था, मुझे भी तो याद है, ताल बनाना था, तो मैं गाना का पिक्चराइज कर रहा था इसका, रमता जोगी, ये ऐश्वर्या के ऊपर। तो वहाँ से चल के आ रही थी, थोड़ी देर बाद वो जगह नहीं थी, तो छोटू आके बोलता है, सर इनके बाल को, मैं बोला नहीं अभी कुछ नहीं मिलेगा, बाल को मैंने कैसे हैं, बाल अगर लहराएं तो बड़ा अच्छी लगेंगी। मैं बोला कुछ है क्या? बोला नहीं है। वो कहीं से सीलिंग फैन नहीं, वो जो वॉल फैन होता है वो उठा के लाया, उसको तार से बांधा और हाथ में पकड़ के ऐश के फेस पे लगाया ताकि बाल उड़े उसके। तो हम हंसने लगे, तो बोला देखिए मैंने उड़ा दिए बाल साहब उसके। और रमता जो भी गाती है ना, उसके बाल उठते हैं ऐश के, वो उसका कंट्रीब्यूशन है। तो जब मैं कई बार शॉर्ट्स देखता हूँ तो मैं खुद हंसता हूँ कि इसके अंदर कितने कितने लोगों का काम है। क्रेडिट हम ले लेते हैं, हमसे ज़्यादा एक्टर ले लेते हैं, वो बात अलग है। दैट इज कॉल्ड, इट्स ए ह्यूज टीम वर्क। और आखिर में हमको बताइए सुभाष जी, अपने छोटे छोटे डरों के बारे में, क्या कौन से भय आपको पीछा करते रहे जिनसे बचने के लिए और आप शक्ति अर्जित करके उन और हमलावर होकर कारोबार करते रहे? क्योंकि आप जानते हैं, ये तो कहा ही जाता है कि इंसान पैदा होने के साथ ही मौत के, जन्म के साथ ही मृत्यु का भय, और पूरा जीवन वो मृत्यु को हराने के लिए। जब आपने जीवन, मृत्यु और भय की बात की है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं ओशो को बहुत फॉलो करता हूँ। मैं 28 साल से उनको पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं डेल कार्नेगी को पढ़ रहा था। तो ओशो ने मेरे जीवन के बहुत से सवालों का जवाब दिया है कि भय से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कल की चिंता करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मौत तो आनी है, जीवन बढ़ना है। तो ये सब बातें जो प्रैक्टिकल ओशो समझाते हैं, आई थिंक ही इज़ द बेस्ट स्पोक्स पर्सन ऑफ 20th सेंचुरी, इवन फॉर टुडे, और आने वाले 50 सालों के लिए, 100 सालों के लिए। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। आप कह सकते हैं कि अगर टीचर हैं जो, मैं उनको टीचर की तरह समझता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, डिसाइपल नहीं हूँ मैं। तो ये चीज़ें जो शक्ति, अंतःकरण की शक्ति हैं, जो स्पिरिचुअल आपके अंदर की स्ट्रेंथ है, लोग, मुझे क्राइसिस से कभी डर नहीं लगा। सब मिट भी जाए, ख़त्म भी हो जाए तो क्या, मैं क्या लेके आया था, फिर वही शार्ट आएगा ना, स्टूडियो के बाहर खड़ा होऊंगा, दरवाजा क्या नहीं गो इनसाइड, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वो भय नहीं है मुझ में। और ये भय तभी जाता है जब आपको कोई समझाने वाले लोग हों। ये टेम्परेरी होते हैं। कई बार भय आता है और ये चलेगी नहीं चलेगी, बाद में चल जाती है फिल्म। तो हम सोचते हैं 1.5 साल हम परेशान क्यों थे, इतना भय में रहने की ज़रूरत क्यों थी। काम करते रहो, जो वर्तमान है उसके अनुसार, भविष्य की चिंता मत करो। ये काम जो अभी मिल रहा है, मैं इरफान साहब से बात कर रहा हूँ, ये मुझे दिल से बात करनी चाहिए बस। इरफान साहब के जाते ही मैं अपने स्टोरी डिपार्टमेंट में चला जाऊँगा, तो भय कभी नहीं होगा। आप अपने ही साथी फिल्मकारों के बारे में, ख़ासतौर पर जो आपके साथ पढ़े, मैं मणिकौल की बात करूं या कुमार शानी की बात करूं, उनकी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि उनका बिल्कुल तरीक़ा
और फिल्म का करना क्या है, फिल्म करेगी उसका फंक्शनल एप्लीकेशन क्या होगा, और आपका अप्रोच दोनों अलग है मेरा ख्याल है। तो जब आप अपने ही साथियों के चुने हुए रास्ते को और उनकी बनाई हुई कला को देखते हैं तो आपकी क्या राय है? हर प्रोफेशन में भांति भांति के लोग होते हैं, चाहे वो लॉयर्स हों, गुड लॉयर, बैड लॉयर, ग्रेट लॉयर, ऐसे आता है ना, कमीना लॉयर, फिलोसफिकल लॉयर, फिलंथ्रोपिस्ट लॉयर, ऐसे फिल्मों में भी होता है, पार्लियामेंट में भी होता है, जर्नलिज्म में भी होता है, चैनल्स में भी होता है। जो मनुष्य जैसे पैदा हुआ उसका किस तरह की दिमाग समझ उसने ली है, अपनी वृद्धि की है, जो उसने व्यक्तित्व निर्माण किया है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। आपने जैसे प्रोड्यूसर की बात की कि सब प्रोड्यूसर पे बंदूक में, उसके कंधे पे बंदूक चलाते हैं डायरेक्टर लोग, आपने कहा ना जी। प्रोड्यूसर भी बड़े बड़े अलग अलग तरीके से होते हैं। कई बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जैसे गुलशन राय प्रोड्यूसर थे, उन्होंने तो मुझे कहा ये चेकबुक रही भैया, अब ये तुम ले जाओ और मुझे पिक्चर का प्रिंट दिखा देना। ऐसे भी प्रोड्यूसर थे, और ऐसा भी प्रोड्यूसर मिला तो भाई कल खर्चा कितना होगा, 10-10 रुपये का हिसाब मांगने वाले भी मिले। तो कुछ ऐसे भी प्रोड्यूसर मिले जो कि कहा कि अरे वो पिक्चर हिट हो गई है, आप भी ऐसा काला चश्मा जैसा गाना लगा दीजिए। और ऐसे भी प्रोड्यूसर मिले, सब बिल्कुल सोचते हैं जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। तो भांत भांत के प्रोड्यूसर भी होते हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर के साथ भी मैंने काम किया है और ख़राब प्रोड्यूसर के साथ भी काम किया है। लेकिन प्रोड्यूसर जो है वो लक्ष्मी की तरफ से, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ज़्यादा उसका तो होता है, वो उसका भय ज़्यादा रहता है कि मेरी फिल्म चलनी चाहिए। और जो ये डायरेक्टर है ये क्रिएटिव साइड में है, और लक्ष्मी का और सरस्वती का थोड़ा बहुत उत-बनाव चलता ही रहेगा। और इस वक्त हमारे दर्शक ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये सवाल ज़रूर पूछा जाए आपसे कि आप अपनी करीब करीब सभी फिल्मों में खुद अपने आप को क्यों दिखाते हैं? ये तो कर से ऐसे, और ये तब जबकि आप कह रहे हैं एक्टिंग आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ। अब देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कैसे शुरू हुआ। कर्ज फिल्म का एक लास्ट गाना था पैसा ये पैसा, तो उसमें मैंने अपने शॉर्ट डिवीजन में लिखा था कि क्राउड में एक बंदा सोया हुआ है और सडनली गाना वर्ड आता है पैसा, तो बोलता है पैसा, क्योंकि वो पैसे का बड़ा पीर है। अच्छा। तो पैसे का वर्ड सुनते ही वो जाग जाता है। तो ऐसा करके मैंने एक पन लिखा। तो लास्ट डे की शूटिंग थी, तो मैंने कहा भैया चलो क्राउड में वो शॉट लेते हैं, एक मोटे से आदमी को बुलाओ, किसी को जो बड़ा स्लॉपी हो, सो रहा हॉल में। अब वो मेरे असिस्टेंट ने कहा साहब वो तो मिला नहीं, पर आपसे बेटर कौन करेगा। तब तक उन्होंने आप इतने थे? तो थोड़ा उस टाइम पे होगा, तो उसने कहा कि ये आप ही करेंगे। उन्होंने मेरे पूरे यूनिट ने स्कीम बना ली थी कि सुभाष जी को सरप्राइज़ देंगे, ये शॉट सुभाष जी से खिलाएं, क्योंकि वो पैसा जो वर्ड था ना वो मैंने रिकॉर्ड किया था। तो वर्ड आवाज़ मेरी थी, तो सिंक भी हो जाएगा। हाँ नहीं सिंक नहीं, हो तो ऐसा था। तो उन्होंने मेरी फिरकी ली। अब मैं पहले तो बड़ा ऑकवर्ड फील किया, यार ये तुम मुझे क्या करवा रहे हो। मैंने कैमरे के सामने आना बंद कर दिया, लेकिन सब कह तुम्हारा चलो कर दिए। तो मैं जैसे था जैसी सिचुएशन में बैठ गया और पैसा शॉट आ गया। फिर उसके बाद दूसरी पिक्चर में भी एक कुछ गाना चला। अब वो यूनिट वाले क्या करते थे, आगे कर देते। तो जब 2 पिक्चर में चला तो पता लगा ऑडियंस भी जो है वो वेट करती है कि सुभाष जी आए, ये सुभाष जी का शॉट है। फिर वो आस्ता आस्ता फ्लर्टेशन ऑडियंस से शुरू हो गई, फिर वो आदत सी बन गई, और आप समझिए कि अब ये एक संबंध सा बन गया, जैसे आपने सवाल पूछ लिया। या फिर कुछ शुभ अशुभ का मामला है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं चलता है यहाँ पे ना। हाँ, यहाँ चलता है कि लेफ्ट पाँव से चलो, राइट पाँव से मत चलो, मंगलवार को मत करो, हाथ यहाँ रखो। नहीं, मैंने नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। हर दिन अच्छा है, हर दिन बुरा है, हर दिन अच्छा है। आप अच्छे हैं कि नहीं पहले बताइए। तो सुभाष जी, जहाँ से हमने बातें शुरू की थी और हमने कुछ 7-7 मिनट का कुछ सिलसिला सोचा था, अब तो वो करीब मिनट भी अभी तो 48 मिनट हो गए 28 का है। तो इरफान साहब में ये तो क्वालिटी है, बांध लेते हैं फिर। अच्छा, नहीं हम कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे, उधर जब कपड़े वपड़े पहन रहे थे सोच रहे थे कि ये बात ज़रूर कहूँगा, तो अब नहीं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हर पेरेंट्स में कहना चाहता हूँ ये बात कि आप बच्चों को उड़ने दीजिए। जो हमारे मजाक करते हैं ना, बहुत उड़ रहा है तू आजकल, याद है हमारे दादा भी कहा करते थे। ये इसको आप ब्लेसिंग समझिए, उसको उड़ने दीजिए, उसको अपने आप को एक्सप्लोर करने दीजिए। हर बच्चा जब पैदा होता है वो क्रिएटिव
इंसान पैदा होता है, बहुत ही क्रिएटिव होता है जब बच्चा पैदा होता है। हम उसको आहिस्ता आहिस्ता जात पात नाम फलाना धर्म ये जय करो फलाम करो सलाम करो ये करो, एक अलग सा ही बंदा बना देते हैं उसको, और जो बनना चाहता था वो सप्रेस हो जाता है। तो बच्चे को उड़ने दीजिए, मतलब कि बच्चों को खुद बनाने दीजिए, उसको बोलो तुम खुद करो, हमारा काम तुम्हें सिर्फ शिक्षा का फाइनेंस करना है, तुम्हारी देख रेख करना है एक उम्र तक, उसके बाद तुमको देख रेख भी खुद करनी है, अपना जीवन तुमको खुद संभालना है। तो जीवन का चयन और जीवन की जितनी चॉइसेस हैं वो तुम्हारी होंगी। हमारा जो कर्तव्य है माँ बाप का, वो एक पर्टिकुलर उम्र तक 15 साल 20 साल तक है। जब तुम दुनिया के बारे में सोचने लगो तो खुद ही सोचना और वही करो जो तुम करना चाहते हो। ये मेरा एक ख़ास मुद्दा है जो मैं हर पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ। टीचर्स को ब्लेम मत कीजिए, गवर्नमेंट को ब्लेम मत कीजिए, दुनिया को ब्लेम मत कीजिए, खुद को ब्लेम कीजिए। जितने भी दोष हैं आप देखना, ये माँ बाप से शुरू होते हैं। आप सब इशू उठा के देख लीजिए, सब इश्यूज, चाहे वो करप्शन का हो, चाहे वो रेप का हो, चाहे वो इसका करप्शन हो, ये घर से शुरू होते हैं। आपने कैसे पाला है बेटे को, बेटी को कैसे रखा है, कितने गलत तरीके से रखा, बेटा कहाँ चला गया, आपने पहले से ही उसकी तुलना कर दी, आपने पहले से ही उसको हिंदू जात और मुस्लिम जात में डाल दिया, अपने पहले से जितने इशू हैं वो फैमिली से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ जनता को ये सोचना चाहिए, पहले हमें ठीक करना है अपने आप को। सरकार को, पॉलिटिशियंस को, इन लोगों को बदनाम करना और इन लोगों का सहारा लेके अपने आप को अच्छा बताना, ये गलत बात है। आपको समझना चाहिए कि हम क्या करते हैं। जब मैं लोगों को मिलता हूँ, जो करप्ट लोग हैं बोलते हैं जी हमारे लिए तो खराब हो गया है। मैं बोला क्या हुआ आपको, बोले जी अभी तो टैक्स, आपके पास तो बहुत पैसा है, टैक्स देने में क्या तकलीफ है। बोला नहीं साहब, पहले 10% देना पड़ता था, अभी 12% देना पड़ता है। आप बताइए ये तकलीफ है उनकी। मैं बोला करोड़ों लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कब भगवान हमको पैसा देगा, हम टैक्स देंगे। टैक्सेबल मनी तो आनी चाहिए हमारे पास। तुम्हारे पास टैक्सेबल मनी आई है और तुम टैक्स नहीं देना चाहते, तो एक बड़ी फ़नी बात है। तो हम जो शिक्षित हैं वो अर्ध शिक्षित हैं, और अर्ध शिक्षित शिक्षित से भी खतरनाक होता है। अपने परिवार से ही चीज़ें शुरू होती हैं। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। ये जितने इश्यूज़ हैं ये मेरे से और मेरी पत्नी से शुरू होते हैं। जिस दिन हम ये समझ लेंगे उस दिन देश भी ठीक हो जाएगा, समाज भी ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुभाष जी। ये थे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर सुभाष घई प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो आज के इस एपिसोड के बारे में और अपनी बात सुभाष घई तक पहुंचाना चाहते हो तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। और इस हफ्ते जो आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंची हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए। तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तो मचल के सामने